बच्चों आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं दैट इज गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी पड़ती है वो ये होगी कि बजट क्या होता है। किसी को पता है बच्चे बजट क्या होता है? सर मतलब कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पे जाएगा? बिल्कुल सही। तो बजट एक स्टेटमेंट होती है जो बताती है कहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, अ स्टेटमेंट दैट शोज anticipated receipts and estimated expenditure. Anticipated receipts and estimated expenditure कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पे पैसा जाएगा। ठीक है, अब अगर हम गवर्नमेंट बजट बनाने की कोशिश करें तो फिर हमारे मन में एक सवाल उठ के आता है कि भैया गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आता है और गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ होता है। चलो अगर आप लोगों से पूछूं, गौरी आर यू इन द क्लास बेटा? यस सर। गौरी बच्चे गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता होगा? सर हम लोगों से मतलब बिकॉज ऑफ टैक्स एंड ऑल, मतलब टैक्स बिल्कुल सही, पहली चीज तो होगी टैक्स। और कहाँ से आता है? सिर्फ टैक्स से तो नहीं आता ना, और भी कई जगहों से आता है। एनीबडी एल्स? तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है उनका रिटर्न उस आता पर है। जो हाँ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उन पर पैसे लगाती है, उनका रिटर्न आता है। पीएसयू के प्रॉफिट्स हो गए। और कहाँ से आता है? फीस, फाइन, इन जगहों से भी गवर्नमेंट को पैसा। गवर्नमेंट खर्चा सर इंडियन रेलवेज भी से आ सकते हैं। हाँ, इंडियन रेलवे से भी आता है। स्कूल, हॉस्पिटल्स, चीज ब्रिजेस, डैम, इन जगहों पे गवर्नमेंट का खर्चा होता है। तो चलो देखते हैं गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से डेफिनेशन पे ध्यान देना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक सेकंड। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब दिस बजट इज मेड ऑन एनुअल बेसिस। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फंड्स को दिखाती है, पैसे के आने जाने को। शोइंग आइटम वाइज मतलब एक एक करके शो करती है क्या? एंटिसिपेटेड रिसीट्स कि कहाँ से पैसे आए हैं और कहाँ पे पैसे जाएंगे। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर कि एक साल में गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे आए और गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ पे। अब कुछ नोट है, कुछ चीजें हैं जो हमें नॉलेज के तौर पे पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करा जाता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। इट इज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल से होता है जब साल शुरू होता है। ठीक है, इसे प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इट इज presented by finance minister of the country. Currently श्रीमती निर्मला सीतारमन। और 3 टाइप के बजट होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट, सेंट्रल बजट, स्टेट बजट और म्युनिसिपल बजट। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जो एक तरफ पे शो करती है कि हमें कहाँ से पैसे आए और एक तरफ पे शो करती है कि हम कहाँ पैसे खर्च करेंगे, कहाँ से आएंगे कहाँ खर्च करेंगे। ये एक तरीके का प्लान होता है, क्योंकि ये जो बजट बनाया जाता है ना, ये फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। देखो हम फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को बना रहे हैं और इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल को कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर के लिए बनता है। 3 तरीके के बजट हैं, यूनियन बजट, स्टेट बजट और म्युनिसिपल। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो अब यहां से जो है चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट हो। अभी तक तो बस कुछ भी नहीं था प्रीलिम्स तरीके से, अब यहां से चैप्टर स्टार्ट।
अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हो तो वरी मत करना, रिकॉर्डेड वर्जन आपके पास आएगा, आप उसमें से स्क्रीनशॉट। अब देखो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट दैट शो एंटिसिपेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो मतलब गवर्नमेंट बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें क्या शो करती है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो इसकी एक साइड है रिसीट्स और इसकी एक साइड है एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के कहां से पैसे आते हैं और गवर्नमेंट कहां खर्चा करती है। फिर हम इन रिसीट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। हम एक्सपेंडिचर को भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं into revenue expenditure and capital expenditure। ओके, अब देखो, अब रेवेन्यू और कैपिटल क्या होती है सर, ये बताओ। देखो, कैपिटल वो होती है जो असेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करती है, रेवेन्यू वो होती है जो असेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करती। सर असेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है? असेट का मतलब होता है हमारा कोई भी राइट ऑफ एनी काइंड है। अगर मेरे पास एक गाड़ी है तो वो मेरा एसेट है, मेरे पास ये लैपटॉप है ये मेरा एसेट है, मेरे पास ये मेरी घड़ी पड़ी है ये मेरा एसेट है। ठीक है, तो कोई भी हमारी धरोहर, मैंने अपनी बुक लिखी है तो उसका पेटेंट राइट मेरे पास है, वो मेरा एसेट है, मेरा मोबाइल फोन मेरा एसेट है। लायबिलिटी अगर हमें किसी के पैसे देने। अब रिसीट, पैसे का आना, कैश को असेट मत समझना, कैश का आना रिसीट है, कैश का जाना एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट कब होगी? These are the receipt. It either reduce asset or increase liability। मतलब कैपिटल रिसीट तब मानी जाएगी जब हमारे पास कोई पैसे आ रहे हैं और उससे या तो असेट कम हो रहा है या लायबिलिटी बढ़ रही है। और रेवेन्यू रिसीट कौन सी है? इट नीदर रिड्यूस एसेट नॉर इंक्रीज लायबिलिटी। समझो, पहले कैपिटल समझो। आपके पास एक गाड़ी है, आपने बेच दी, आपका असेट कम हो गया, आपको पैसे आ गए। या आपने किसी से लोन ले लिया तो उसके आपको पैसे आ गए, तो वो कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू, आपने कुछ भी नहीं बेचा, ये कोई लाइबिलिटी भी नहीं हुई, आपको पैसे आ गए। मैं कहीं नौकरी करता हूँ, मुझे वहां से सैलरी मिली, मेरा कोई एसेट कम नहीं हुआ, कोई लाइबिलिटी नहीं है, वापस नहीं करने वो पैसे, पर मेरे को रिसीट मिल गई, वो रेवेन्यू रिसीट। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट कहाँ से आती है? चलो देखते हैं गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट कहाँ से आती है। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट आती है दो जगहों से, एक आती है टैक्स से और आती है नॉन टैक्स। अब जब हम बात करते हैं कि टैक्स से आती है तो पहला सवाल उठ के आता है कि सर टैक्स क्या होता है। ठीक है, बताते हैं टैक्स क्या होता है। देखो, टैक्स एक ऐसी पेमेंट होती है जो हमें गवर्नमेंट को देनी होती है, जिसके बदले गवर्नमेंट हमें कुछ भी नहीं देती। कई लोग कहते हैं सर रोड बनाया, स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, ब्रिज बनाए, आप कह रहे हो कुछ भी नहीं दिया। अरे वो तो बनाती है, टैक्स के बदले नहीं होते। मैंने ज्यादा टैक्स दिया है किसी से तो ये थोड़ी रोड पे मेरा ज्यादा अधिकार है, नहीं। अगर बदले होता तो मेरा ज्यादा अधिकार होता, और किसी ने मुझसे ज्यादा दिया तो उसका मुझसे ज्यादा होता, बट ऐसा तो नहीं है ना। तो हम कहते हैं टैक्स इज अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट, क्योंकि ये कानून है, अगर नहीं मानोगे तो सजा होगी। लीगली कंपल्सरी पेमेंट imposed by government on profits of individual or company without a reference to any benefit।
मतलब ये वो चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट हमसे ले लेती है और उसके बदले कुछ नहीं देती। गवर्नमेंट देती है काफी कुछ बट उसके बदले नहीं देती। टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, ए डायरेक्ट टैक्स, बी इनडायरेक्ट टैक्स। सर इसमें क्या फर्क है? देखो डायरेक्ट टैक्स वो होता है मैंने पैसे कमाए, मैंने गवर्नमेंट को पे करे, तो यहाँ पे पेमेंट मैं कर रहा हूँ और बर्डन मेरे शोल्डर पे, तो पेमेंट एंड बर्डन ऑन सेम शोल्डर। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट एंड बर्डन ऑन डिफरेंट शोल्डर। इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप कोई पिज्जा खाते हो तो पिज्जा पे जो टैक्स आता है वो आप पे करते हो, बर्डन आपकी जेब पे। पर डिपार्टमेंट को जीएसटी सेल टैक्स डिपार्टमेंट को कौन पैसे देता है? डोमिनोज। तो पेमेंट वो कर रहे हैं, बर्डन आपसे ले रहे हैं और पे वो कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो, इसीलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। टैक्स दो तरीके के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। टैक्स के सिवा गवर्नमेंट को कहां से पैसे आते हैं? तो गवर्नमेंट को पैसे आते हैं फीस से, फाइन से, पेनल्टी से। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आता है अलग अलग जगहों से, उसके पैसे। फिर गवर्नमेंट को पैसे आते हैं पीएसयू के प्रॉफिट से। गवर्नमेंट को पैसे आते हैं इस चीज से। अब आप कहोगे सर अभी तक ऊपर तक वाले तो सारे समझ आ रहे थे, शायद किसी को पीएसयू भी ना समझ आया हो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं उन्हें जो प्रॉफिट होता है वो भी गवर्नमेंट का ही। इस चीज क्या होती है, अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है और उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसने कोई विल नहीं बनाई, तो उसके सारे पैसे गवर्नमेंट को चले जाते हैं। फिर स्पेशल असेसमेंट ड्यूटी। स्पेशल असेसमेंट ड्यूटी क्या होती है बच्चे? जैसे गवर्नमेंट ने कोई काम करा जिससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो गवर्नमेंट आपसे उस चीज के पैसे मांग सकता है, दैट इज स्पेशल असेसमेंट ड्यूटी। ठीक है। जैसे सिंपल सी बात बताता हूँ, अभी हुआ ये करनाल की साइड पे, करनाल की साइड नहीं, कुंडली की साइड पे, कुंडली की साइड में गवर्नमेंट ने ब्रिजेस बनाए, हाईवेज बनाए काफी ज्यादा, तो वहां की प्रॉपर्टी की वैल्यू बूस्ट कर गई, तो गवर्नमेंट ने लोगों से जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी उनसे पैसे मांगे कि डिपॉजिट कराओ, दैट इज स्पेशल असेसमेंट ड्यूटी। जब इसका नोटिस आता है तो जैसे इसका नाम है SAD, इट मेक्स यू सैड। और फोर फीचर होता है कब्जा कर लेना। अगर आपने गवर्नमेंट के कोई भी पैसे देने और आप नहीं दे रहे, तो गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके वो पैसे निकाल सकते। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. थैंक यू बच्चे। सर एक बार इस शीट दोबारा बता दो। क्या बताना दोबारा? इस शीट। अगर कोई बंदा मर जाता है, वो बहुत ही रिच था और वो मर गया बिना अपनी विल के, ना उसका कोई रिश्तेदार है ना उसकी कोई विल है, तो उसका पैसा गवर्नमेंट जब्त कर लेती ओके सर। है। अब देखो कैपिटल रिसीट कहाँ से आती है? कैपिटल रिसीट्स आती है बोरोइंग से। अच्छा, बोरोइंग करने से असेट कम होते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है? सर लायबिलिटी और बढ़ती है और लाइबिलिटी एसेट बढ़ती बढ़ते है। हैं। असेट कहाँ से बढ़ गए बेटा? सर अगर मैंने लोन लिया। हाँ, तो असेट कहाँ से बढ़ गए बताओ? कैश को तो कहा था ना asset रिसीट गिनना, कैश को कहा था ना रिसीट ही गिनना, हाँ। असेट नहीं गिनना। लाइबिलिटी बढ़ी। यस सर। डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो असेट कम होगा। यहाँ पे ध्यान देना, रिकवरी ऑफ लोन, ये क्या होता है? इससे असेट कम होता है या लाइबिलिटी बढ़ती है? सर लायबिलिटी कम होती है। मैंने लोन एसेट को कम होता है। यस वेरी गुड। मैंने किसी को लोन दिया था, मैंने अजय को लोन दिया, तो मैं अपनी बैलेंस में अजय को जो मैंने लोन दिया मेरा असेट है ना, कि मुझे अजय से पैसे मिलने, राइट है। अब अजय जब वो पैसे दे देगा तो मैं उसका असेट से नाम काट दूंगा ना, ये थोड़ी कि पैसे मिलने के बाद भी लेता ही रहूंगा, तो मेरा असेट कम होता है।
किसी से लोन लेना लाइबिलिटी होता है, किसी को लोन देना असेट होता है। तो जब वो दिया हुआ लोन वापस ले लेते हैं तो रिकवर तो असेट कम हो जाता है। ठीक है, जैसे तो मैं मैंने देखो, रीपेमेंट समझ लिया। हाँ इंग्लिश। अब एक्सपेंडिचर साइड पे आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट अगेन कैपिटल वाले असेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। खर्चा कर रहे हैं तो इट ईदर क्रिएट असेट और रिड्यूस लायबिलिटी। हमने खर्चा करा तो असेट बढ़ गया, और या हमने खर्चा करा तो लायबिलिटी कम। और रेवेन्यू क्या होते हैं? इट नीदर इंक्रीज एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। ऐसा कोई खर्चा हो सकता है, पैसे भी खर्च दिए, कोई एसेट ही नहीं बना, कोई लायबिलिटी ही नहीं कम हुई, ऐसा कोई खर्चा हो सकता है? सैलरी। बिल्कुल। आप अपने स्टाफ को जब सैलरी देते हो तो आप अपने स्टाफ को सैलरी देते हो, पैसे देते हो, आपका खर्चा हो जाता है, पर कोई एसेट थोड़ी बनता है। आपका एम्प्लॉय आपको ये थोड़ी कोई सामान दे के चला जाता है, या आपने उससे कोई लोन थोड़ी लिया था जो कम हो जाता है। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग गवर्नमेंट, एक्सपेंसेस आ जाएंगे ना सारे। हाँ बेटा नॉर्मल वर्ड्स बोलो। मैं सीए हूँ, सारे बच्चे सीए नहीं हैं, सारे अकाउंट्स के नॉर्मल वर्ड्स यूज करो। ठीक है, अच्छा अब ये खर्चे कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्स, पेंशन, इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट पेंशन देती है तो ये थोड़ी बूढ़ों से कोई चीज मांग लेती है, अच्छा पेंशन दे दी, एक काम करो आप बूढ़े हो, आप बूढ़े के बाल दे जाओ, ऐसा तो नहीं करती ना गवर्नमेंट। इंटरेस्ट, ग्रांट्स, जो लोगों को ग्रांट्स देती है, जैसे अभी मैंने सुना कि जो लोग एक्सपायर हुए हैं डॉक्टर्स, उन्हें 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है, ग्रांट है। सैलरी, सब्सिडीज। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके सिवा काफी सारे और हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर गवर्नमेंट लोन दे किसी को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को दे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे, गवर्नमेंट अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ये जो तीनों चीजें लिखी हैं, इनसे असेट बढ़ेगा कि लायबिलिटी कम होगी? सर एसेट बढ़ेगा। बिल्कुल। और रीपेमेंट ऑफ लोन कर दें तो, किसी से लोन लिया था वापस कर दें तो लायबिलिटी कम। लिक्विडिटी कम हो गई। ठीक है, अब देखो, अभी हमने ऊपर देखा बजट। अब ये जो बजट है, अब देखो बजट है, बजट के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? receipts and expenditure. बिल्कुल सही, बजट के 2 पार्ट्स हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब ये जो रिसीट्स हैं ये हमेशा एक्सपेंडिचर के sir. बराबर। हाँ जी, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई? ऐसे Yes कैसे sir. freeze? So आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, ब्लैकआउट हो गया एकदम। अब Yes दिख sir, गई it's सर। visible now. Yes sir. वाह, वियर्ड थिंग्स हैपन। मैंने करा था। बजट के 2 पार्ट होते हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब देखो रिसीट्स या तो एक्सपेंडिचर के इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अगर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं तो इस सिचुएशन को कहते हैं बैलेंस्ड बजट। क्या कहते हैं इस सिचुएशन को? बैलेंस्ड बजट। कि हमारा जो बजट है दैट इज बैलेंस्ड, दैट आर रिसीट्स आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब हमारे रिसीट्स अगर इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो तो हमें कई बेनिफिट्स होते हैं, कई डीमेरिट्स होते हैं। देयर आर सम मेरिट्स और सम डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे। ठीक है, और इट रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट जो है बेकार के खर्चे जो है वो इस वक्त नहीं कर, तभी तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो गए। क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो, गवर्नमेंट की रिसीट्स तो फिक्स है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अपने एक्सपेंडिचर को कर्टेल करा और बेकार का खर्चा हटा दिया। पर नुकसान क्या है? एक बात बताओ, गवर्नमेंट खर्चा करती कहाँ कहाँ पे? रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रिज, डैम,
वैक्सीन, ग्रांट सब्सिडी। ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें किस लिए होती है? लोगों के वेलफेयर के लिए, है ना। अगर गवर्नमेंट ये खर्चे रोक देगी, क्योंकि बजट को बैलेंस करना है, तो रिसीट्स लिमिटेड है, तो खर्चे को नीचे करा, कर्टेल करा, तो वेलफेयर रुक गया। फिर गवर्नमेंट जब खर्चा करती है, गवर्नमेंट का खर्चे से लोगों की इनकम बनती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर लोगों के पास ही आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, तो लोगों को पैसे देती है। पर गवर्नमेंट ने अगर अपने खर्चे रोक दिए तो लोगों की इनकम भी कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ से जो लोगों की इनकम कम हुई, तो इससे नेशनल इनकम कम हो गई, सो इट हिंडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अनबैलेंस बजट यानी रिसीट्स एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं। अब रिसीट्स अगर एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं है, तो रिसीट्स या तो ज्यादा है या फिर रिसीट्स कम है। तो रिसीट्स अगर एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती हैं तो दैट इज सरप्लस बजट, और रिसीट्स अगर एक्सपेंडिचर से कम होती हैं तो दैट इज डेफिसिट बजट, ठीक है। हम सरप्लस बजट के बारे में नहीं पढ़ते, क्योंकि सरप्लस बजट तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी हमारी गवर्नमेंट का हो। हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? डेफिसिट बजट, डेफिसिट्स इन गवर्नमेंट बजट। अब डेफिसिट्स इन गवर्नमेंट बजट। अब डेफिसिट ना तीन तरीके के, हम एक एक करके सारे डेफिसिट्स को समझेंगे। देखो जी, अब कौन कौन से डेफिसिट होते हैं? एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट कब आता है? पहले चलो हम दोबारा बजट के चार्ट पे चलते हैं। बच्चों ये चीज क्या है? जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करी वो चीज क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक। और जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करी वो क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट। बहुत अच्छे बच्चे। अगर रेवेन्यू खर्चा रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है, इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट, हमारा रेवेन्यू खर्चा है 15,000 और रेवेन्यू रिसीट है 12,000। रेवेन्यू खर्चा 15,000, रेवेन्यू रिसीट 12,000, तो मुझे बताओ रेवेन्यू डेफिसिट आएगा यस सर। कितने का? 3,000। 3,000, बिल्कुल सही। तो रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी उसका शॉर्ट फॉर्म, रेवेन्यू डेफिसिट अराइजेस व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is more than revenue receipt. It is computed by subtracting revenue receipts from revenue expenditure. मतलब कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, नेक्स्ट डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट होता है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखो दोबारा बजट पे जाते हैं।
मैंने बताया फिजिकल डेफिसिट एक इम्पॉर्टेंट डेफिसिट है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट डेफिसिट है वो भी बताता हूँ। फिजिकल डेफिसिट क्या कहता है कि पूरे एक्सपेंडिचर को कंपेयर करता है। फिजिकल डेफिसिट कंपेयर्स टोटल एक्सपेंडिचर विथ टोटल रिसीट्स। ठीक है, चलो देखो, गवर्नमेंट बजट तो देश को चलाने के लिए। सोचो अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करते, आपने एक कंपनी स्टार्ट की, एक बिजनेस स्टार्ट करा, और उस बिजनेस वेंचर के आपने खर्चे लिखे जो खर्चे होंगे बिजनेस शुरू करने। आपने देखा यार बिजनेस शुरू करने के लिए जो खर्चा होने वाला है वो 4 करोड़ होने वाला है, तो और आपके पास जो रिसीट्स अरेंज हुई है वो 3 करोड़ हुई है, तो बाकी 1 करोड़ कैसे लाओगे बच्चे? सो लोन। लोन लो। लोन लेना यानी कि बोरो करोगे। यस सर। लोन लेने का मतलब बोरोइंग करोगे। अच्छा जी। यस सर। अब बोरोइंग जो है एक तरीके से वो तुम्हारी कमी बता रही है। अगर मैं तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर देखता हूँ बोरोइंग्स, मतलब ये पैसे तुम्हारे पास थे नहीं, कम थे, तो तुमने बोरो करे। तो फिस्कल डेफिसिट में, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है? कहता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर दो। पर जब टोटल रिसीट्स को माइनस कर रहे होगे ना, तो इन बोरोइंग्स को हटा देना, क्योंकि ये कोई रिसीट नहीं है, ये कोई रिसीट नहीं है। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो टोटल रिसीट्स के बराबर होते हैं, क्योंकि भैया आप देश का बजट बना रहे हो, तो अगर आपने देश के खर्चे लिखे, देखो फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अब अगर गवर्नमेंट का टोटल खर्चा, लेट्स सपोज गवर्नमेंट का टोटल खर्चा है 200 करोड़, तो भैया गवर्नमेंट ने रिसीट भी 200 करोड़ अरेंज कर ही ली होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी खर्चा है रिसीट नहीं है चल जाएगा देश, ऐसे कैसे चल जाएगा? पर गवर्नमेंट ने बोरो करा था 30 करोड़, तो ये 30 करोड़ हटा दो, तो 200 करोड़ माइनस 170 करोड़ कितना है? 30 करोड़। और बोरिंग कितनी थी? 30 करोड़। तो कहा जाता है दैट फिस्कल डेफिसिट इज आल्सो इक्वल टू बोरोइंग, क्योंकि जो भी हम बोरो करते हैं ना वही तो हमारी कमी होती है, कमी है तभी तो बोरो करा। तो डेफिनेशन तो ये बनती है दैट फिस्कल डेफिसिट इज एक्सेस of total expenditure over total receipts. It is excess of total expenditure over total receipt excluding borrowing, कि उसमें से भैया बोरोइंग्स हटा दो। ओके, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, कि बोरोइंग्स हटा दो, ठीक है। और बोरोइंग्स जब आप हटा दोगे तो इट विल बिकम इक्वल टू बोरोइंग ओनली, क्योंकि ये कहते हैं कि बोरोइंग एक नकली रिसीट है, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग, ओके, यहां तक बात समझ आती है। तीसरा डेफिसिट, सर। हाँ जी, सर रिसिप्ट में से कुछ रिजर्व भी तो रखती होगी गवर्नमेंट। बेटा वो तो फिर अपने एक्सपेंडिचर में लिख लेगी ना कहीं कि इतने पैसे हम रिजर्व के लिए एलोकेट करें, ठीक है। ओके सर। बाकी बात सही थी। प्राइमरी डेफिसिट, देखो ईयर 2013 में क्या हुआ, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स थी, ध्यान से देखना, 2,12,300 या 600 करोड़, और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट थी 3,19,000 करोड़। गवर्नमेंट ने बोरो कम करा और इंटरेस्ट ज्यादा पे करा, ऐसा हो सकता है कभी? बताओ। बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑन प्रीवियस बोरिंग्स। उसी साल बोरो करके थोड़ी इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट तो प्रीवियस बोरिंग पे। सोचो, कॉमन सेंस लगा के सोचो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने पहले प्रीवियसली कोई भी बोरिंग ना करी होती
तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ता? कॉमन सेंस नहीं। तो गवर्नमेंट के 3,19,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर कम हो जाता। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट पेड है ये, तो ये खर्चा बच जाता। तो मुझे क्या बताओ, अगर 3,19,000 बच जाते तो क्या 2,12,000 बोरो करने पड़ते? नो सर। अब देखो, अजय का एक बिजनेस है, अजय का बिजनेस थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, तो अजय ने ना बोरो करे 20,000 रुपए इस साल, और पहले से बोरोइंग करता आ रहा है। तो अजय ने जो 20,000 बोरो करे ना, वो बोरो इसलिए करे क्योंकि 18,000 तो उसको इंटरेस्ट ही देना था, और 2,000 रुपए उसको अभी की जरूरत पड़ी। मतलब अगर उसे बोरो ना करना पड़ता तो उसको 2,000 की कमी थी, उसके बिजनेस में 2,000 का ही लॉस आया था। बस ये तो 18,000 पुराने देने थे। तो प्राइमरली करंटली इस साल अजय की कमी 2,000 की है। ये 18,000 तो पिछले सालों की गलती है जो चलती आ रही। तो प्राइमरी डेफिसिट कहता है कि जितना भी आपने बोरो करा था ना, उसमें से इंटरेस्ट को हटा दो और नेट बताओ आपको कितने की कमी पड़ी। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। पर ये ना डायरेक्टली नहीं लिखते बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, तो वो ना यहाँ पे ये यूज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बोरोइंग की जगह फिस्कल डेफिसिट लिखते हैं, दैट प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पे, और डेफिनेशन भी यही बन जाती है, दैट प्राइमरी डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ फिस्कल डेफिसिट ओवर इंटरेस्ट पेमेंट। अब एक ना चिंदी सा 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है कि प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा? बच्चे लिख देते हैं व्हेन फिस्कल डेफिसिट इज जीरो। नहीं, व्हेन फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो अपने आप जीरो हो जाए। दोनों 50 से 50 माइनस 50 जीरो हो जाए। ठीक है, ओके। तो अभी ना जो चीज आपको थोड़ी अच्छे से रिवाइज करनी है, जब मैं नेक्स्ट रिवीजन की क्लास लेता हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूलाज थोड़े से अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम थोड़ी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके।